स्वागत है स्टूडेंट आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन का दूसरा लेक्चर, जिसमें टॉपिक स्टार्ट होगा कि हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कैपिटल जी का वैल्यू निकाल के बताया था। अब ये कैपिटल जी क्या है, इसके पिछले वीडियो में बताए थे। जब आप यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं तो उसमें फॉर्मूला होता है F = Gm1m2/r²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला में ये जो कैपिटल जी है, ये न्यूटन ने ये फॉर्मूला कब दिया था? तो 1665 में ये फॉर्मूला न्यूटन ने दिया था। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये जो कैपिटल जी है ना, इसका वैल्यू नहीं बताया था। तो एक हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट थे जो निकाल रहे थे अर्थ का डेंसिटी क्या है। तो उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने इस जी का वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, उन्होंने इस जी का वैल्यू निकाल दिया। कब निकाला? तो इसके 71 साल के बाद, 71 ईयर्स के बाद, मतलब कि इसमें आप 1736, ठीक है, इसके बाद इन्होंने इतना 71 साल के बाद ही आया था। याद रखिएगा, समझ रहे कितना लंबा समय है। तो ये जो कैपिटल जी है, इसका वैल्यू जो है हेनरी कैवेंडिश ने निकाल के बताया। तो वो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था ना, वो एक्सपेरिमेंट के बारे में समझेंगे कि आखिर वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था तो कैसे किया था, क्या क्या एपरेटस इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगा था, उसी का चर्चा पहले होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, वो कैसे, पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो कैसे निकाला जाता है, उसका डेरिवेशन क्या है, वो भी हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये क्लास 11th का टॉपिक है ग्रेविटेशन। एक लेक्चर हुआ था जिसमें कि इंट्रोडक्शन हिस्ट्री बताया गया था ग्रेविटेशन का, कि किस तरह से ये आखिरकार चला था। न्यूटन, आर्यभट्टा, है ना, टाइको ब्राहे, जोहान्स केपलर, ये सब ने कैसे कैसे काम किया था, क्या चला था, केपलर का नियम क्या था, वो सब हम लोग पिछले क्लास में बात कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हेनरी कैवेंडिश ने क्या किया था। हेनरी कैवेंडिश ने एक दो छोटा छोटा स्फीयर लिया था। ठीक है, ये एक स्फीयर हो गया, ये दूसरा, और ये स्फीयर जो बना हुआ था, ये बना हुआ था लीड का। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया, एक रॉड टाइप का ले लिया, उससे उसको कनेक्ट कर दिया, जिसका लंबाई कम से कम लगभग 2 फीट के आसपास था। उसके बाद इसको लटका दिया ऐसे। ठीक है, तो लटका दिया, जैसे हम एक रखे हैं, देखिए इसमें, देखिए जैसे यहाँ एक बनाए हैं, देखिए इसमें ऐसे दो स्फीयर लिया। ठीक है, सामने कर दे रहे हैं, देखिए दो स्फीयर लिया और उसको जो है ना ऐसे वायर से क्या किया कि सस्पेंड कर दिया। अब जिस रूम में एक्सपेरिमेंट चल रहा था वहाँ पे हवा नहीं होना चाहिए था। हवा होने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए तो ये हवा नहीं था वहाँ पे, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई फोर्स नहीं, ये सब एकदम नहीं होना चाहिए। तो वो सब निकाल दिया था, महंगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या किए कि एक तो दो स्फीयर लिए ऐसे, और दोनों को एक रॉड से ज्वाइन कर दिए, और एक कोई रस्सी या स्ट्रिंग्स ऐसे लटका दिए। तो इसके बाद क्या किए देखिएगा, इसके बाद देखिए क्या किए कि इसके बाद जो है ना, यहाँ पर इसके बगल में एक बड़ा सा स्फीयर और इसके बगल में एक बड़ा सा स्फीयर, सब हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ था ऐसे। ठीक है, ऐसे नहीं, सब हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ था ऐसे। ठीक है, तो ये जो बड़ा स्फीयर लिया था ना, इसका मास लगभग वही हमको लगता है कि 180-90 किलो के आसपास में था। ठीक है, ये भी लगभग 180-90 किलो के आसपास में था। और ये जो छोटा छोटा बॉल जिसको ये कनेक्ट किए थे ना रॉड से, उसका जो मास था वो लगभग 1 किलो के आसपास, पूरा तो नहीं लेकिन लगभग 1 किलो के आसपास वो बॉल का मास था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हम इसको ऐसे लटकाए। ठीक है, ये एकदम स्थिर रहेगा क्योंकि वहाँ पे कोई हवा या फिर कुछ फोर्स तो है नहीं। अब जैसे हम सांस ले रहे हैं तो उसका भी हवा इसमें जाके इसको डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये एकदम स्थिर था, ऐसे एकदम स्थिर था, एक ही जगह पर एकदम ऐसे क्या था, स्थिर था, ये हिल नहीं रहा था, एकदम स्थिर था। अब यहाँ पर रख दिए एक बड़ा सा बॉल। ठीक है, यहाँ पर जैसे बड़ा सा बॉल हम बना देते हैं, कागज है मेरे पास, तो हम इसी कागज से बना दे रहे हैं, समझने में आपको आसानी होगा। ठीक है, देखिए जैसे ये हो गया आपका जो बॉल, छोटा छोटा बॉल सस्पेंड किया। ठीक ना, थोड़ा रुक जा भाई, एक तरफ ज़्यादा भारी है इसीलिए डाउन हो जा रहा है। अब यहाँ पर क्या किया कि एक तो ऐसे बॉल रख दिया,
इसके बगल में एकदम हॉरिजॉन्टल में, तो इससे ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशन का फोर्स लगेगा, तो ये छोटा सा बॉल बड़ा बॉल की तरफ खिंचाएगा, बड़ा बॉल छोटा बॉल की तरफ नहीं खिंचाएगा, क्योंकि बड़ा बॉल का मास बहुत ज़्यादा है, छोटा बॉल का मास बहुत कम है। तो जो बड़ा बॉल है वो इसको, छोटा बॉल को अपने तरफ खींचेगा। 2 ठो बॉल लिया था, एक ऐसे रखा और एक इधर ऐसे रखा, समझ गए, दोनों तरफ जो है ना रख दिया। तो उससे क्या हुआ कि ये जो बड़ा बॉल है ये इसको खींचा ऐसे और ये भी खींचा ऐसे, दोनों तरफ से खींचा। तो दोनों तरफ से खींचने की वजह से जो छोटा छोटा बॉल था वो थोड़ा सा घूम गया, ठीक है, घूम गया, लेकिन जा करके इसमें सट नहीं गया। ये जो है ना, ये छोटा बॉल जा करके इसमें चिपक नहीं गया। क्यों नहीं चिपका वो जानिए। कि जैसे देखिए, मान लीजिए कि आप ये एपरेटस ले रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर ये घूम करके थोड़ा सा मान लीजिए ऐसे घूम गया है, तो घूमने की वजह से ये जो वायर देख रहे हैं ना जिससे ये सस्पेंडेड है, इसमें टॉर्सन फोर्स लगता है, टॉर्सनल टॉर्क लगता है। जैसे आप झूला झूलते होंगे तो झूला एक बार ऐसे होने के बाद फिर वापस ऐसे हो जाता है, फिर वापस ऐसे होने के बाद फिर ऐसे हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि इसके पास कुछ, ये जो वायर है इसके पास कुछ रिजिडिटी होता है, जो चाहता है कि अगर ये घूमा है तो इसको वापस हम अपने जगह पर लाएं। मतलब कि जैसे ये वाला छोटा छोटा बॉल जो है ऐसे अगर घूमा है तो इसको वापस से अपने जगह पर खींचने का प्रयास वो करेगा, जिसकी वजह से ये कुछ दूर घूमने के बाद रुक जाएगा, क्योंकि इसको उधर उल्टा साइड से भी खींच रहा है। कौन खींच रहा है? तो ये जो वायर जिससे लटकाया गया है इसका टॉर्सनल फोर्स, टॉर्सन टॉर्क जो लग रहा है वो इसको वापस जो है अपना जगह पर खींचना चाहता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये फोर्स इधर F, तो इसके ऑपोजिट में एक टॉर्क होगा और वो टॉर्क का जो वैल्यू होता है वो होता है k थीटा, ठीक है। ये हम लोग रोटेशन चैप्टर में पढ़े हैं, हम पढ़ाए थे आपको कि रोटेशन में टॉर्क इक्वल टू k थीटा होता है टॉर्सनल पेंडुलम में, जिसमें कि ये टाउ टॉर्क है, k टॉर्सन कांस्टेंट है और थीटा जो है एंगल जो घूमेगा, कितना एंगल रोटेट करेगा, समझ गए, ये है। तो अब बात आ गया कि चलिए ये जो थीटा है ये तो हम मेजर करके बता ही सकते हैं, ये हेनरी कैवेंडिश नहीं बोल देंगे कि चलिए भाई देखिए ये थीटा एंगल इतना घुमा है, तो थीटा तो आप बता दीजिएगा। के का जो वैल्यू है, के का वैल्यू भी निकाला जा सकता है। एक अलग एक्सपेरिमेंट हम आसान वाला करेंगे जिसमें के का वैल्यू पहले से निकाल के रखेंगे, के का वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक वायर है अगर एक टाइप का तो उसके लिए के का वैल्यू सेम ही रहेगा। तो पहले से हम लोग के का वैल्यू जो है वो निकाल के रख लेंगे और थीटा हम लोग मेजर करके बता देंगे, है ना। तो यहाँ पर ये जो टॉर्क जो बैलेंस करेगा, किसको बैलेंस करेगा? तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशन का फोर्स है इसका टॉर्क को ये बैलेंस कर देगा। तो ग्रेविटेशन का फोर्स F कितना टॉर्क लगाएगा? मान लीजिए कि इसका जो लेंथ है पूरा L है और आधा लेंथ कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा L/2, आधा लेंथ कितना हो जाएगा? L/2। तो जो ग्रेविटेशन फोर्स जो है F वो कितना टॉर्क देगा? तो टॉर्क ड्यू टू दी, लिख दे रहे हैं, कॉपी में नोट कीजिएगा, टॉर्क ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखिए टॉर्क ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स में आपका टॉर्क का वैल्यू यहां से कैसे निकालिएगा? तो फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से? तो इसको माने हैं एक्सिस, इसी के अबाउट हम देख रहे हैं रोटेशन। तो इससे कितना दूरी पे है? इससे L/2 दूरी पे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया L/2। ये समझ गया ना। तो ये टॉर्क है। इस टॉर्क के बाद आप देखिए कि इधर भी एक फोर्स F है और इसका भी लेंथ L/2 है, तो मतलब कि दोनों तरफ है, तो इसीलिए टोटल टॉर्क को 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि निकल जाएगा। एक ही तरफ का फोर्स टॉर्क थोड़ी देगा, ये इधर घुमाएगा और ये भी इधर घुमाएगा, तो दोनों फोर्स कितना टॉर्क देगा? तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक तरफ का टॉर्क हो गया। अभी दोनों तरफ फोर्स है इसीलिए आप 2 गुना 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा F इंटू L। समझ गए आप? तो ये टॉर्क हमारा कौन लगा रहा है? तो ये टॉर्क हमारा लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वैल्यू है F। इस टॉर्क को अगर ये वाला टॉर्क जो वायर जो घूमने की वजह से वायर बोलेगा नहीं हम नहीं घूमने देंगे, तो वो भी तो टॉर्क देगा। तो वो वायर जो टॉर्क देगा वो टॉर्क है k थीटा। तो k थीटा बराबर FL होना चाहिए।
के थीटा बराबर एफ एल होना चाहिए, तभी ना वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होके रुक गया है, नहीं तो जाके सट नहीं जाता, इसमें चिपक जाता ना जाके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा सा टॉर्क लगा, कौन दिया, तो ये फोर्स टॉर्क दिया, थोड़ा सा आगे बढ़ा किसके तरफ, बड़ा बॉल की तरफ, और वायर बोला कि नहीं हो गया, अब इतने देंगे हम घूमने, क्यों, क्योंकि वो जो टॉर्क दे रहा था वो और जो फोर्स एफ टॉर्क दे रहा था ये दोनों हो गया है बराबर, अब नहीं घूम पाएगा, अब जो है रुक गया है। तो देखिए एफ एल इक्वल टू के थीटा लिखेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को बैलेंस कर देंगे, ठीक है। तो हम कहाँ लिखें, इधर लिखते हैं। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब 1 और 2 को हम करेंगे इक्वेट, तो एफ एल बराबर के थीटा। अब देखिए फोर्स का वैल्यू न्यूटन साहब बताए थे ना कि जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर लिखिएगा, जहाँ पर आर होगा दोनों पार्टिकल का सेंटर का बीच का दूरी, मतलब ये इसके बीच का दूरी, तो जी एफ का वैल्यू आप यहाँ पे रखिए, तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर बराबर के थीटा। अब देखिए अब हमको जी चाहिए ना, तो अगर हमको जी चाहिए तो हम केवल जी लिखते हैं, तो यहाँ से जी बराबर ये आर स्क्वायर इधर चल गया, के थीटा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2, लिखिए इसको पूरा नोट कीजिए। तो देखिए समझिए बात को, तो यहाँ पर आपका के हम पहले ही बता दिए कि निकाल सकते हैं, के हम लोग पहले ही निकाल लेंगे, थीटा हम लोग मेजर कर लेंगे कितना एंगल घुमा है, आर क्या है, तो आर इसका सेंटर और यहाँ इसके बीच का जो दूरी है ना, नहीं बता सकते हैं आराम से, बहुत ईजी है, और मास दोनों पार्टिकल का तो हमको पता ही है, तो इससे जी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो जी का जो वैल्यू हेनरी कैवेंडिश के एक्सपेरिमेंट से आ गया, ऐसे हेनरी कैवेंडिश जी नहीं निकालने गए थे, वो निकालने गए थे अर्थ का डेंसिटी, लेकिन उसी एक्सपेरिमेंट से जी का वैल्यू भी आ गया था। तो जी का जो अभी वैल्यू लेते हैं हम लोग प्रेजेंट टाइम में, वो लेते हैं 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी स्क्वायर, ये होता है जी का वैल्यू। और उस टाइम जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे उससे जो जी का वैल्यू आया था वो थोड़ा सा इससे हल्का सा 1% का डिफरेंस था, जो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एकदम सटीक एक्सपेरिमेंट करके बताए थे हेनरी कैवेंडिश। कब बताए थे, डेट याद रखिएगा, 1736 में ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, 1736, ठीक है। न्यूटन के कितने साल के बाद, तो 71 साल के बाद, न्यूटन का हुआ था 1665 में, उसके 71 साल के बाद ये कार्यक्रम जो है हेनरी कैवेंडिश किए थे। तो समझ गए आप कि किस तरह से जी का वैल्यू जो है निकाला जाता है। अभी अगला टॉपिक करेंगे, है ना, अगला टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ये हम आपको पढ़ाए थे वर्क एनर्जी पावर में, जिसमें बताए थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी माने कि डेल्टा यू इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस या फिर इंटरनल फोर्सेस। ये पहले का पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये अभी इसको नहीं हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बट हम एक फॉर्मूला जो पहले पढ़ाए थे वो बता दे रहे हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इंटरनल फोर्सेस या फिर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये डेल्टा यू का मतलब है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर, अब देखिए वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी आर, अगर टोटल फोर्स निकालना है तो एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये वर्क एनर्जी पावर में हुआ है, ठीक है, उसी का यूज हम लोग करेंगे, कोई नया फॉर्मूला या नहीं लगा के बता रहे हैं आपको, ठीक है। आप समझिए कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या है। देखिए एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, जो क्लास 11 में आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, जब आप क्लास 12 में जाइएगा तो क्लास 12 में देखिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। यहाँ पर ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो क्लास 12 में पढ़ेंगे वैसे हम ये पढ़ा दिए हैं, प्लेलिस्ट होगा जाके देखिएगा, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम 3 घंटा का कंटिन्यूअस लेक्चर दिए, पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एकदम उसमें ना सब बता दिए हैं पूरा डेरिवेशन के साथ, उसको भी आप देख सकते हैं। तो देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहा गया है और ये क्या है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है सुनिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक तो मास है और ये रखा हुआ ए पे,
ठीक है, ए पर एक तो मास है, एक दूसरा पार्टिकल है जो कि बी पे रखा हुआ है, इसका मास कुछ है, तो मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो है r1। इन दोनों के बीच का दूरी कितना है r1। अब हम क्या करेंगे, चुपचाप नहीं रहेंगे, हम क्या करेंगे, हम B को उठा करके ले जाना चालू करेंगे। तो B को उठा करके हम ले जाना चालू करेंगे, खट 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 खट। बैकग्राउंड में भी आवाज दे रहा है। चलिए यहाँ ले गए, थोड़ा रुक जाइए, कोई बगल में कांटी ठोक रहा है, उसी का आवाज आ रहा है, खट 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 खट। हाँ देखिए, तो जैसे A है ना, उसका मास कितना है m1, और B जो है उसका मास कितना m2 है। अभी दोनों के बीच का दूरी कितना है r1। ठीक है, हम चुपचाप नहीं रहे, हम क्या बोले कि हम जो है B को वहां रहने ही नहीं देंगे, हम B को उठा करके आगे ले जाएंगे। तो B को उठा करके ऐसे ही आगे ले जाइएगा, कुछ काम नहीं करिए, कुछ काम होगा कि नहीं, वर्क डन होगा कि नहीं। वही बात है कि देखिए, जब B पर पार्टिकल है तो फोर्स लग रहा होगा दोनों के बीच में। कौन सा फोर्स लग रहा होगा दोनों के बीच में? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप B को उठा कर लेके भागना चालू करिएगा, तो B को जब उठा करके यहाँ ले जाइएगा आप, तो ये वाला, ये जो अपने तरफ उसको खींच रहा था फोर्स F से, वो फोर्स को ओवरकम करिएगा, उस फोर्स को अपोज करिएगा, तब ना आगे जाइएगा। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए कि दो लोग हैं, एक ठो आदमी है, एक दूसरा आदमी है। अब दोनों एक जगह खड़ा है, दोनों में गहरा रिश्ता है, दोनों बहुत अच्छा दोस्त है। अब एक तीसरा आदमी आएगा, इसको बोलेगा नहीं हम इसको पकड़ के ले जाएंगे, तो ये जो है ये चुपचाप से बैठ के देखेगा। ये तो बोलेगा कि ले जाओ, ये मेरा दोस्त है तो क्या हुआ, ले जाओ, नहीं ना। तो ये बोलेगा नहीं हम नहीं ले जाना देंगे, हम फोर्स लगा के रखे हैं। ठीक है, हम क्या किए, तो हम फोर्स लगा के रखे हैं, तो तुम उसको ले जाइए नहीं पाओगे। लेकिन जो आदमी ले जाने आया था वो ज़्यादा फोर्स दे रहा है, ठीक है, या जितना फोर्स ये लगा रहा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स दे रहा है, तब ले जा सकता है ना, तब ले जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर जैसे A है m1 मास, B है m2 मास, दोनों के बीच का दूरी r1 है। अब हम क्या किए, B को उठा करके यहाँ ले गए, कहाँ पे, तो C पे। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ये लोग को क्या बोलिएगा, काम धंधा नहीं है, कांटी और कहाँ कर रहे हैं। तो देखिए इसके बीच का दूरी कितना हो गया, मान लीजिए r2। तो पहले A और B के बीच में दूरी r1 था, अब जो है A और C के बीच में दूरी r2 है, मतलब दूरी को बढ़ा दिए। और इसमें कुछ वर्क हुआ होगा, इसमें कुछ वर्क हुआ होगा। तो वो वर्क अगर हम निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? क्योंकि अगर वो वर्क हम निकाल देंगे ना, देखिए अगर वो वर्क हम निकाल देंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा, हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, और वही तो निकालना है यहाँ पे। इसीलिए वो वर्क को निकालना जरूरी है। अब मान लीजिए कि आप उस वर्क को निकालना चाहते हैं, तो आप क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दीजिएगा? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है। आप जब यहाँ पर हैं तो आपका जो फोर्स लग रहा है वो है G m1 m2 बाई दोनों के बीच का दूरी है r1 स्क्वायर। लेकिन आप जब यहाँ रहिएगा तो दोनों के बीच का दूरी बढ़ गया है। आप जब यहाँ रखिएगा B को तो दोनों के बीच का दूरी बढ़ गया। आप जब B को यहाँ रखिएगा तो और बढ़ गया। आप जब B को यहाँ ले जाइएगा C पे तो फोर्स बदल के हो जाएगा G m1 m2 बाई r2 स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट थोड़ी ना है, ये फोर्स कांस्टेंट थोड़ी है, ये फोर्स तो पूरा कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। तो फोर्स इनटू खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं ना कर देंगे। मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट पता है कि डिस्प्लेसमेंट ये वाला है जो कितना है r2 माइनस r1, तो क्या फोर्स ये लिख करके डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा? एकदम नहीं होगा, इंटीग्रेशन मेथड लगाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? तो इंटीग्रेशन मेथड हम लोग लगाएंगे। देखिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन का मेथड लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि जो B है वो किसी समय पर जो था वो यहाँ पर है। अब B से C जा रहा है तो किसी जगह पर मान लीजिए कि यहाँ पर B अभी है, और इसका दूरी जो A से है, A से जो इसका दूरी है वो है R। A से उसका दूरी कितना R है। तो उस पे फोर्स जो है कितना लग रहा होगा B पे, ये B अभी यहाँ पर है, पॉइंट P पे है,
तो वो जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का दूरी देखिए r है, तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, m1 a का मास है, m2 b का मास है और दोनों के बीच का दूरी r है। इतना फोर्स लग रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और देंगे, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट और देंगे। तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो जगह पर था उससे थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और मान लेंगे कितना आगे है, तो dr, कितना आगे बढ़ा देंगे, dr, बहुत छोटा है dr। मतलब कि ये जो फोर्स है इसमें अब r का वैल्यू को लिखा जाएगा r प्लस dr। अब r प्लस dr लिख के क्या फायदा होगा कि अगर dr बहुत कम है, अब 1 करोड़ में 50 पैसा जोड़िएगा आप, अगर आपसे कोई 1 करोड़ रुपया लिया हुआ है, ठीक है, और वो 1 करोड़ रुपया आपको लौटा रहा है लेकिन उसमें 1 रुपया कम है, तो आप क्या बोलिए, नहीं नहीं हमको पूरा पैसा दो। नहीं, आप बोलिएगा कि पूरा पैसा दो हमको, 1 रुपया कम काहे दे रहा है, अरे ले लीजिएगा, आप नेगलेक्ट कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। तो उसी तरह से अगर आप मान लीजिए कि अभी P पर रखे हुए हैं, किसको, B पे, B को कहाँ रखे हुए हैं, P पर, और दूरी जो है वो A और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना R है, तो फोर्स इतना लगा। अगर हम B को उठा करके P से थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, मान लीजिए dr आगे बढ़ा देते हैं, तो फोर्स को आप क्या लिखिएगा, जी m1 m2 बाई आर प्लस dr का होल स्क्वायर। काहे लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, dr बहुत कम है तो फोर्स यही रखिएगा। माने कि जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो फोर्स एक तरह से कांस्टेंट माना जा सकता है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो उस डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है, तो वही करेंगे। तो मान लिए कि फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है, चलिए ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है dr। तो जो छोटा सा वर्क डन उस दौरान होगा वो वर्क डन कितना हो जाएगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर dr। समझ गए। अब यहाँ पर माइनस होगा, काहे माइनस होगा जी, देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपका किधर लग रहा था, किसको आप अपोज कर रहे थे, आप किसको, कौन सा फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे थे, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पार्टिकल B और A के बीच में कुछ ऐसे अट्रैक्शन का फोर्स ऐसे लग रहा था ना जी, फोर्स आपका ऐसे लग रहा था ना, लेकिन आप तो डिस्प्लेसमेंट dr जो है इधर किए हैं। अब फोर्स के बीच में और dr के बीच में 180 डिग्री है, मतलब कि फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट dr इधर है, दोनों बीच में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब आप वर्क का फॉर्मूला लिखिएगा तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा या एफ डी कॉस थीटा, जिसमें थीटा का वैल्यू होगा 180 डिग्री। 180 डिग्री के लिए कॉस 180 डिग्री होता है -1, तो डायरेक्ट हम लिख दिए माइनस यहाँ पे, ठीक है। अब हमको चाहिए टोटल वर्क, टोटल वर्क चाहिए कहाँ से कहाँ तक, तो B से लेकर के पूरी C तक ले जाने में। तो वर्क डन पूरा लिखिए कॉपी में कि वर्क डन इन टेकिंग M2 फ्रॉम B टू C, वर्क डन इन टेकिंग M2 फ्रॉम B टू C। M2 को जो है ना B से लेकर के C तक अगर ले जाएंगे तो कितना वर्क होगा, तो इसी वर्क को कर देंगे इंटीग्रेट, ठीक है। तो देखिए वर्क टोटल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर dr। अब देखिए कि इसमें जो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन हम लोग बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि वो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ से g कांस्टेंट होगा, दोनों का मास कांस्टेंट होगा, तो माइनस और वो सब बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन के अंदर नहीं रखिए उसको। तो माइनस जी m1 m2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर dr, ठीक है। अभी देखिए कि 1 बाई आर स्क्वायर dr जो है ना बाबू, वो आपका इंटीग्रेशन क्या होगा उसका, तो देखिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा r-2 dr। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा r-2 + 1 बाई -2 + 1, तो हो जाएगा r-1 बाई -1, मतलब कि -1 बाई r। ध्यान से देखिए
कर दिए हैं साइड में, जिसको नहीं आता देख लीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट। हाँ देखिए, जो वहाँ पर हो गया उसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, -1/r। अब देखिए वर्क क्या हो जाएगा, -gm1m2, ये तो रहेगा ही, और 1/r² dr का इंटीग्रेशन कितना हो गया, -1/r, जिसका लिमिट रहेगा r1 से लेके r2 तक। चलिए देखिए, एक बार रखेंगे r2, एक बार रखेंगे r1, सो -gm1m2, एक बार रखिए ऊपर वाला, सो माइनस, अच्छा माइनस को बाहर निकाल के इससे प्लस कर दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस कर दिए। अब इसको रखिए, ऊपर वाला लिमिट को रखिए, तो यहाँ हो जाएगा r2, सो 1/r2 माइनस, इसको रखिए तो माइनस लगा के 1/r1। तो ये आ गया आपका वर्क डन। तो चलिए भैया, हमने पूरा B से लेकर के C तक ले जाने में जो काम किया है वो निकाल लिया। इतना काम करना होगा अगर आप B को R1 से लेकर के R2 तक ले जाना चाहते हैं। पूरा डेरिवेशन है वर्क डन का। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें निकालना था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी तो लिखे थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो ये इसको नोट करिए, हम साइड में थोड़ा मिटाएंगे, उसके बाद उसको आगे लिखेंगे। तो देखिए ये वर्क डन आ गया है, तो वर्क डन यहाँ पे आ गया है, कितना आ गया है, gm1m2 1/r2 माइनस 1/r1। और अभी बताए कि u फाइनल है ना, u फाइनल जो है वो कहाँ पर है, u आप फाइनल किसको ले रहे हैं, तो आप पहले B पे थे फिर C पे गए हैं, मतलब फाइनल जो है वो R2 के लिए है, इसीलिए u R2 माइनस u एट R1 फाइनल माइनस इनिशियल बराबर नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ये अभी बताए थे हम। तो u फाइनल जो कि R2 पे है माइनस u इनिशियल जो कि R1 पे है बराबर नेगेटिव ऑफ इसका gm1m2 1/r2 माइनस 1/r1। ये आपका हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल, ठीक है। समझ गए आप। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और सुनिए कि ये तो आप निकाल लिए चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम R1 से लेके R2 तक जाएंगे अगर, तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आप किसी पार्टिकल को एक जगह से उठा करके दूसरा जगह ले जाना चाहते हैं, मतलब कि आप उसको इनिशियली रखे हैं किसी एक जगह पर और दूसरा जगह पर ले जाना चाहते हैं। तो इनिशियल पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, इनिशियल पॉइंट हम लोग मान लेते हैं R1 के जगह पर कि वो शुरुआत में इन्फिनिटी पे है। मतलब क्या हुआ कि A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट, बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग इनिशियल पॉइंट मान लिए इन्फिनिटी और किसी फाइनल पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं, फाइनल पॉइंट पर ले जाना चाहते हैं B को, जहाँ पर R2 का वैल्यू ले रहे हैं R। तो इसमें आप क्या रखिएगा, u एट R माइनस u एट इन्फिनिटी। और हाँ याद रखिएगा कि u एट इन्फिनिटी जो होता है वो होता है 0। u एट इन्फिनिटी जो होता है ना बाबू वो होता है 0। तो अगर u एट इन्फिनिटी आपका 0 होता है तो आप इसको 0 लिखिएगा और इसको लिखिएगा u एट R। सो u एट R बराबर हो जाएगा, देखिए R2 को लिखना R है और R1 को लिखना है इन्फिनिटी। सो 1/इन्फिनिटी यहाँ 0 ऐसी हो जाएगा, तो माइनस gm1m2 बाई R। ये आपका होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। नहीं समझ आया बात कि अगर आपके पास दो पार्टिकल सिस्टम है, इधर देखिए, अगर आपके पास दो पार्टिकल का सिस्टम है, एक पार्टिकल है A और दूसरा पार्टिकल है B और इनके बीच का दूरी है R, तो बताइए कि इस सिस्टम का A और B जो एक सिस्टम बना रहा है इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो ये हो जाएगा, अगर दोनों के बीच का दूरी R है, एक का मास m1 दूसरा का मास m2 है, तो माइनस gm1m2 बाई R हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि दो पार्टिकल सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि दो पार्टिकल के बीच का दूरी जो है चेंज किया जाए तो वहाँ पर चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है,
ठीक है। तो ये हमको लगता है कि आप जो है बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। तो ठीक है, ये टॉपिक तो पूरा हम करा दिए, डेरिवेशन भी करा ही दिए हैं। इसका अगला टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखिए, इसको लिखिए और समझिए। कोई डाउट अगर है तो उसको कमेंट करिएगा, पूरा इंस्टेंटली हम आपको रिप्लाई देंगे। कोई दिक्कत वाला बात नहीं, उतना भी बिजी नहीं हम। तो अगर कोई भी डाउट रहेगा तो रिप्लाई कीजिएगा। अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दीजिएगा अपना फ्रेंड लोग के साथ, और लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो देखिए, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या पढ़े आज हम लोग पढ़े कि हेनरी कैवेंडिश क्या कमाल किए थे, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसका डेरिवेशन कैसे होता है। ठीक है। बहुत सारा बच्चा लोग बोलेगा सर आप डेफिनेशन नहीं लिखा है, हम लोग एग्जाम में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो देखिए बाबू, डेफिनेशन लिखने के लिए कोई मास्टर का जरूरत नहीं है। डेफिनेशन आपको किताब में हर जगह मिल जाएगा, लेकिन उसका जो डेरिवेशन होता है उसको समझाने के लिए मास्टर का जरूरत है। तो वो हम आपको बहुत अच्छा से समझाए हैं, एक एक पॉइंट बताए हैं कि कैसे R1 था, R2 क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, और आपका दो पार्टिकल सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वीडियो ख़त्म नहीं करेंगे, अभी जाइएगा नहीं, हम अभी एक क्वेश्चन भी आपको इस पे बता देते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं। ठीक है। देखिए बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग 3 पार्टिकल्स ईच हैविंग ए मास ऑफ 100 ग्राम फ्रॉम लार्ज डिस्टेंसेस टू द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। इसमें बोल रहा है कि वर्क डन बताइए। 3 पार्टिकल है, सबका मास 100 ग्राम, लार्ज डिस्टेंस था तीनों के बीच में, और हम लोग इसको ला के रख दिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस पे। मतलब कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए ऐसे, इसका एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स ये है, और तीसरा वर्टेक्स ये है। पहले ये जितना पार्टिकल था ये बहुत लार्ज डिस्टेंस पे था, और अभी हम बताए डेरिवेशन में कि जब लार्ज डिस्टेंस होता है तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है 0। माने कि तुमको वो वाला इन्फिनिटी वाला तो लिखना ही नहीं, वो तो 0 ऐसे ही होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए ये पार्टिकल A है, ये B है, और ये C है, ये R है, ये R है, ये R है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सबका मास सेम है। तो यहाँ पर कितना पेयर बनेगा, जिसके लिए हम लोग लिखेंगे U बराबर -GM1M2/R। कितना पेयर होगा, तो इसका एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं। मान लीजिए यहाँ तो 3 है, कहीं 5 रहेगा, कहीं 6 रहेगा, तब कैसे कीजिएगा। तो उसके लिए पेयर कितना होगा, उसका फॉर्मूला होता है n-1/2। अगर मान लीजिए 3 पार्टिकल है तो n का वैल्यू हो गया 3, 3 - 1 2/3, सॉरी 2 और 2 कट गया 3। मतलब कि यहाँ पे 3 पेयर बनेगा। क्या क्या, तो एक आपको लिखना पड़ेगा AB का पोटेंशियल एनर्जी, एक लिखना पड़ेगा BC का पोटेंशियल एनर्जी, और एक लिखना पड़ेगा CA का पोटेंशियल एनर्जी। तो सबका अलग अलग लिख करके ऐड कर देना है। ठीक है। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AB, तो इसका हो जाएगा -GM1M2, दोनों का मास सेम R। फिर AB के बाद BC, इसका हो जाएगा -GM1M2, दोनों के बीच का दूरी फिर से R। फिर UBC के बाद UCA का तो -GM1M2/R। अब देखिए तीनों सेम है, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का हो जाएगा 3 × -GM1M2/R। समझ गए, हो गया, सॉल्व हो गया। अब G का वैल्यू आप जानते हैं, G का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻11 यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। मास दिया हुआ 100 ग्राम, माने कि 0.1 kg, केजी में लिखिएगा ऐसा यूनिट में, और R दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, मीटर में लिखिएगा। तो सारा वैल्यू पता है, इसमें खाली रखना ही है ना, तो आपका U आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, वर्क डन। और अभी हम बताए थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। माने कि ये निकाल करके उसके आगे लगा दीजिएगा माइनस, ये जितना भी आएगा, ये इसका वैल्यू जितना भी आएगा, मान लीजिए इसका वैल्यू आया -x, तो आपका आंसर हो जाएगा +x। समझ गया ना बात। अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम, सॉल्व कर सकते हैं ना। अब G का वैल्यू रखिएगा, M का वैल्यू, फिर M का वैल्यू, फिर R का वैल्यू, मल्टीप्लाई, गुना, भागा, डिवाइड करिएगा, -x कुछ आएगा, और हमको वर्क डन चाहिए, इसीलिए माइनस के आगे और बार माइनस लगा के +x आंसर हो जाएगा। समझ गया ना। तो इस तरह का क्वेश्चन उस पे हो गया, आपका जो अभी पढ़ा है उसी पे ये क्वेश्चन हो गया। तो आज यही खत्म करते हैं, अगला टॉपिक भी आएगा। अगला टॉपिक रहेगा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, वो बड़ा है, वो बड़ा टॉपिक है, मतलब अगला वीडियो लंबा रहेगा, जिसमें कि
सारा का डेफिनेशन रहेगा, बहुत सारा केस है, स्फीयर है, सेल है, पॉइंट मास है, रिंग है, प्लेट है, सबका पोटेंशियल निकाला जाता है। तो वो कैसे कैसे करते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगला क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।